नमस्कार दोस्तों अगर मैं आपसे कहूं कि कोई व्यक्ति जो 12वीं में फेल हो गया हो, इसके बाद वो देश का सबसे कठिन एग्ज़ाम यूपीएससी पास करे, तो आप क्या इस बात को मानेंगे क्या इस बात को? लेकिन मैं कहूं कि ये बात सही है कि एक ऐसा व्यक्ति जो 12वीं में फेल हुआ, इसके बावजूद वो देश की सबसे बड़ी परीक्षा यूपीएससी को पास करता है, तो ये आपको झूठ नहीं लगनी चाहिए। ये बात वास्तविक है और इसी पर एक बुक लिखी गई है, 12th फेल, और जिसको इस बुक ने लिखा है वो अनुराग पाठक खुद एक सिविल सर्वेंट हैं। इसका टाइटल है हारा बही जो लड़ा नहीं। न्यूलिड पब्लिकेशन ने इसे प्रकाशित किया है। ये किताब मैंने जब पढ़ी तो मुझे लगा कि इसको ज़रूर शेयर करना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी रोचक जानकारियां हैं। खासकर जो व्यक्ति यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, पीएससी की तैयारी कर रहा है, उसको तो आवश्यक रूप से इसको पढ़ना ही चाहिए। काफ़ी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से इसमें बताई गई हैं। बिल्कुल सतह से हर चीज़ को छुआ गया है कि वास्तव में लगे कि हाँ चीज़ मतलब हवाई बातें जो होती हैं वो नहीं कही गई हैं। सतही चीज़ें जो वास्तविकता हो सकती है, ज़मीनी स्तर पे हो सकती हैं, वो चीज़ों को बताया गया है। तो मैं आपको एक ब्रीफ जानकारी दूंगा। इसके कुछ पहलुओं को मैंने हाईलाइट कर लिया है। खासकर एक वाकया जो मैंने इसको लास्ट में, जब इनके इंटरव्यू पैनल में इनको बहुत हताश करने की कोशिश की जाती है, इनका लास्ट अटेम्प्ट होता है इंटरव्यू में, यूपीएससी का लास्ट अटेम्प्ट होता है, तो इनको बार बार ये बताया जाता है कि आप 12वीं फेल हैं, आपका माध्यम हिंदी है, आपको हम क्यों सिलेक्ट करें। ऐसी चीज़ें लास्ट का मैं 2 पेज आपको पूरा पढ़ के सुनाऊंगा। पूरी बुक तो लगभग 175 पेज की है, तो पूरा तो अब बताना नहीं पाऊंगा मैं आपको, काफ़ी लंबा हो जाएगा। बेहतर यही रहेगा कि आप इसको ज़रूर मंगाएं। बुक को 196 रुपये इसका प्रिंट है, लगभग 250 रुपये की आपको ऑनलाइन में मिल जाएगी। इसके पीछे कई फेमस लोगों ने इसके बारे में लिखा है। सचिन तेंदुलकर सर लिखते हैं, अत्यंत प्रेरक और पठनीय। मेरा विश्वास है कि ये उपन्यास अनेक युवाओं को उनके सपने पूरे करने के लिए प्रेरित करेगा। राजकुमार हिरानी सर लिखते हैं, इस उपन्यास के किरदार मुझे कभी कभी 3 इडियट्स की याद दिलाते हैं। मनोज वाजपेयी सर लिखते हैं, आर्थिक मानसिक संघर्ष का विश्वसनीय दस्तावेज। अनुराग कश्यप सर लिखते हैं, यह उपन्यास विश्वास दिलाता है कि अगर आप वास्तव में कुछ करना चाहते हैं तो जरूर कर सकते हैं। आनंद कुमार सुपर 30 के संस्थापक लिखते हैं, अगर दुनिया का सबसे निराश व्यक्ति, क्या लिखते हैं, अगर दुनिया का सबसे निराश व्यक्ति भी इस पुस्तक को पढ़ लेता है तो उसमें एक नई ऊर्जा का संचार हो जाएगा। ये आनंद कुमार सर लिखते हैं। तो मैं कुछ आपको ब्रीफ जानकारी दूंगा इस बुक के बारे में 2-5 मिनट में, कि मनोज शर्मा नाम के व्यक्ति जिनका जन्म मुरैना ज़िले में हुआ है और वहीं से इनकी परीक्षा ये पढ़ना प्रारंभ करते हैं सरकारी स्कूल में, और 12वीं में ये आ जाते हैं। गरीब फैमिली से, ये मध्यवर्गीय परिवार से ये बिलोंग करते हैं, और इसके बावजूद संघर्ष करते हुए ये 12वीं तक पहुंचते हैं। और एक वो चीज़ आपने सुनी होगी, काफ़ी चंबल संभाग में ये चीज़ें चलती हैं, पहले काफ़ी प्रचलित थी कि साहब हम तो नकल करके पास हो जाएंगे। ऐसा ही इनके दिमाग में एक विचार था। इनके क्षेत्र, चंबल क्षेत्र में काफ़ी प्रचलित थी नकल, तो इन्होंने भी ऐसा ही सोचा था कि हाँ हम भी नकल करके छोटी मोटी कोई सरकारी नौकरी कर लेंगे, अपना काम चल जाएगा, 12वीं पास अपन नकल करके कर लेंगे। लेकिन क्या होता है, उसी समय एक ईमानदार ऑफिसर इनके ज़िले में एसडीएम दुष्यंत सिंह आ जाता है। वो उसी दिन जब इनका एग्ज़ाम चल रहा होता है 12वीं का, इनके परीक्षा केंद्र पर निरीक्षण करने के लिए आ जाता है, और वो परीक्षा में नकल नहीं होने देता है, जिस कारण ये 12वीं में फेल हो जाते हैं। तो ये पहली बार एक इतने बड़े अधिकारी को देखते हैं कि परीक्षा केंद्र पे उस समय थानेदार, शिक्षा अधिकारी, बहुत बड़े बड़े पदों पे बैठे हुए लोग वहाँ थे उनके परीक्षा केंद्र पे। तो सब लोग उनके सामने, एसडीएम के सामने किसी की कुछ नहीं चल रही थी। तो पहली बार उन्होंने इतने बड़े अधिकारी को अपने सामने देखा था। ऐसा उन्होंने बताया है कि दरोगा जी भी खड़े होकर
अपने से आधी उम्र के एसडीएम के सामने हाथ बांधे खड़े थे और सलूट कर रखे एकदम विनम्र भाव से खड़े थे, क्योंकि उन्होंने अभी इसमें बताया कि दरोगा से बड़ा अधिकारी अभी तक इन्होंने नहीं देखा था, तो ये बड़े हतप्रभ हुए इसको देख के। तो ऐसा ही संघर्ष इनके जीवन में फिर चलता रहा। एक वाकया आता है कि ये इन्होंने टेम्पू चलाया अपनी जीविका को चलाने के लिए, और वो टेम्पू थानेदार पकड़ लेता है। उस थानेदार की शिकायत करने के लिए एसडीएम के पास जाते हैं, और वहीं पर अपने मन में एक ये सवाल इनके आता है कि सर मुझे भी आपकी तरह बनना है, तैयारी करनी है। तो एसडीएम सर इनको बताते हैं कि देश में यूपीएससी और पीएससी जैसी परीक्षाएं होती हैं, इनको दे करके आप इस पद पर पहुंच सकते हैं। तो ऐसा इनके चलता रहता है फिर इनके दिमाग में, और संघर्ष करते करते ये मुरैना से ग्वालियर तैयारी के लिए पहुंचते हैं। वहाँ भी इनका संघर्ष जारी रहता है। इसमें पूरा एक एक संघर्ष उनका बताया गया है कि कैसे उन्होंने एक पुस्तकालय में काम किया, जहाँ इन्हें कुछ रुपए मिलते थे जिससे इनकी जीविका चलती थी, वहाँ किराए खर्चा उनका चल जाता था। तो ऐसा करते हुए ग्वालियर में तैयारी जारी रखी। फिर एक आता है समय कि ये ग्वालियर से दिल्ली की ओर जाते हैं तैयारी करने के लिए, और दिल्ली में दृष्टि कोचिंग पर ये पढ़ते हैं। अब क्या होता है कि देखिए, आप एक पहलू यहाँ पे ये भी बताया गया है कि कैसे एक सही व्यक्ति आपके जीवन की दशा और दिशा को बदल सकता है। श्रद्धा नाम की एक लड़की जो अभी इनकी पत्नी भी हैं, वो इनकी तैयारी के दिनों में इनकी दोस्त बनती हैं, और इनके जो हतोत्साहित करने वाले पहलुओं के समय जब जो ये हताश हो रहे थे बहुत ज़्यादा, तो उनको क्या है, श्रद्धा बताती है कि नहीं तुम कर सकते हो, तुम इतना संघर्ष करके यहाँ तक पहुँचे हो, तो ये तो बहुत छोटी चीज़ है, आप कर सकते हैं, आपके अंदर क्षमता है। तो एक सही व्यक्ति का निर्धारण भी हमें करना चाहिए। ऐसा इस बुक को पढ़ने के बाद हमें समझ में आता है, सीखने को मिलता है। तो काफ़ी रोचक तथ्यों से, ऐसे ही कई रोचक तथ्यों से भरी पड़ी है ये किताब। तो मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए आपको बस लास्ट में जो इसका सबसे अहम पहलू है, जहाँ इंटरव्यू पैनल में इनसे पूछा जाता है कि आप जो है, हाँ ये 2 पेज में आपको पूरा पढ़ के बताऊंगा। इस किताब का निचोड़ है ये, बहुत ही शानदार पल लगा मुझे, इसमें मैंने हाईलाइट कर लिया, इसको पूरा सुनाऊंगा, गौर कीजिएगा। इंग्लिश में कमजोर परीक्षार्थी से डॉक्टर मेहता इंग्लिश में ही सवाल पूछ रहे थे। मनोज इंग्लिश में पूछे गए प्रश्न को समझकर उत्तर ढूंढने की कोशिश करने लगा। इंग्लिश एक बार फिर उसकी राह में कांटे बिछाने को तैयार थी। उसके माथे पर पसीने की कुछ बूंदें दिख रही थीं। धोती कुर्ता पहने बुजुर्ग मेंबर ने उसे घबराया हुआ जानकर पूछा, मनोज आप पानी पीना चाहेंगे? उस मेंबर ने टेबल पर कांच के गिलास में रखे पानी की तरफ इशारा किया। मनोज ने पानी से भरे कांच के गिलास को देखा। उसकी हिम्मत नहीं हुई पानी पीने की। कुछ सेकंड खामोशी रही। डॉक्टर मेहता के होठों पर मंद मंद मुस्कान तैर रही थी। उन्हें इंग्लिश में कमजोर छात्र को इंग्लिश के हथियार से घायल करने में मजा आ रहा था। मनोज कुछ विचार करते हुए एक टक पानी के गिलास को देखता रहा, फिर उसने वह गिलास अपने हाथ में उठा लिया। फिर कुछ सोचकर वह डॉक्टर मेहता से बोला, सर मैं यह पानी नहीं पी सकता। बोर्ड मेंबर उसके इस व्यवहार पर चौंक गए। एक मेंबर ने पूछा, पानी गंदा है क्या मनोज? मनोज ने विनम्रता से कहा, नहीं सर, पानी तो साफ है, पर मैं कांच के गिलास में पानी नहीं पीता, मुझे स्टील का गिलास पसंद है। डॉक्टर मेहता मनोज के इस उत्तर को समझ नहीं पाए और नाराज होकर बोल पड़े, ये क्या बात हुई? तुम्हें पानी पीने से काम है या गिलास से? कोई भी गिलास हो, पानी तो वही रहेगा ना। मनोज ने बड़ी शालीनता से डॉक्टर मेहता और दूसरे मेंबर से कहा, जी सर, यही मैं कह रहा हूं, असली चीज पानी है, बर्तन नहीं। अगर पानी साफ है तो वह कांच के गिलास में है या स्टील के, कोई अंतर नहीं पड़ता। आपके विचार, आपकी भावनाएं, आपका ज्ञान यदि अच्छा है, श्रेष्ठ है, देश हित में है, तो यह अंतर नहीं पड़ता कि वह इंग्लिश माध्यम से प्रकट हो या हिंदी माध्यम से। इतना कहकर मनोज ने हाथ में पकड़े पानी के गिलास से पानी पीकर खाली गिलास टेबल पर रख दिया।
मनोज के इस अप्रत्याशित उत्तर से सभी मेंबर आश्चर्यचकित रह गए। बुजुर्ग मेंबर ने के चेहरे पर चमक आ गई। उनके मुंह से अनायास निकल गया, वाह मनोज। डॉक्टर मेहता की नज़रें अभी भी नीचे रखे उसके सर्टिफिकेट पर टिकी हुई थीं। उनका इंग्लिश का पैना हथियार मनोज ने बेकार कर दिया था, लेकिन डॉक्टर मेहता आसानी से छोड़ने वाले नहीं थे। इस बार उन्होंने अपने साथियों से ही प्रश्न किया, आपने देखा कि मनोज के पहले आईआईटी दिल्ली का विद्यार्थी इंटरव्यू के लिए आया था, जो 12th में अपने स्टेट का टॉपर भी था। उसके स्थान पर 12th में फेल होने का प्रमाण पत्र लेकर आए मनोज को हम लोग क्यों चुने? बोर्ड के दूसरे मेंबर डॉक्टर मेहता की बात से सहमत दिख रहे थे और अपनी गर्दन उनकी हाँ में हिला रहे थे। बुजुर्ग मेंबर ने मनोज से कहा, मनोज, तुम्हें 12th फेल होने के बावजूद हम लोग उस टॉपर लड़के की जगह क्यों चुने? मनोज का 12th फेल उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। उसे लग रहा था कि उसका पूरा इंटरव्यू 12th फेल पर ही खत्म होगा। उसके द्वारा इंटरव्यू के लिए की गई तमाम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की तैयारी किसी काम नहीं आ रही थी। डॉक्टर मेहता ने उसके करियर पर ही उसे घेरने का मन बना लिया था। इस बार बोर्ड ने 12th फेल लड़की की तुलना हिंदुस्तान के सबसे योग्य विद्यार्थी से कर दी थी, लेकिन मनोज ने हार नहीं मानी। उसने जवाब दिया, क्योंकि मैं उस लड़के से अधिक योग्य हूं। आईआईटी पास आउट इंग्लिश मीडियम लड़के से मनोज ने खुद को योग्य बता दिया। इंटरव्यू बोर्ड के मेंबर इस उत्तर से चौंक गए, एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। वे अब इसका कारण जानना चाहते थे। एक अन्य मेंबर ने आश्चर्य से पूछा, आप कैसे योग्य हैं उस लड़के से जो क्लास फर्स्ट से आज तक अपनी हर परीक्षा में टॉप करता आ रहा है? मनोज ने जवाब दिया, अपनी अयोग्यता को जीतना ही सबसे बड़ी योग्यता है। इसके जवाब में मनोज क्या उत्तर देते हैं, ये बड़ा ही रोचक है। मेंबर ने उनसे पूछा, आप कैसे योग्य हैं उस लड़के से जो क्लास फर्स्ट से आज तक अपनी हर परीक्षा में टॉप करता आ रहा है? इस पर मनोज जवाब देते हैं, अपनी अयोग्यता को जीतना ही सबसे बड़ी योग्यता होती है। मैं 12th फेल एक अयोग्य लड़का हुआ करता था सर, क्योंकि गांव के बच्चों को गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ाई का वह स्तर नहीं मिलता जो शहरों के इंग्लिश मीडियम स्कूल के लड़कों को compete कर सके। इन अभावों के बावजूद अपने संघर्ष और संकल्प के कारण मैं यहां तक आ सका हूं। किन्हीं दो लोगों की तुलना उनके परिणामों से नहीं होनी चाहिए, बल्कि उनकी परिस्थितियों और सुविधाओं के आधार पर भी होनी चाहिए। मनोज ने अपनी बात कह दी। बोर्ड के दूसरे मेंबर मनोज उसकी बात से सहमत होते दिख रहे थे। डॉक्टर मेहता को शायद उसका उत्तर पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा, ये सब अपनी अयोग्यता को छुपाने के बहाने हैं। जो लड़का मैथ्स और इंग्लिश के डर से उन्हें छोड़ देता है वह क्या शासन में भी कठिन मौकों पर गिव अप नहीं कर जाएगा? उनसे कहते हैं वो डॉक्टर मेहता सर जो बोर्ड के सदस्य थे, कहते हैं जो लड़का मैथ्स और इंग्लिश के डर से उन्हें छोड़ देता है वह क्या शासन में भी कठिन मौकों पर गिव अप नहीं कर जाएगा? खैर जाने दीजिए, आप लोगों को कुछ पूछना है। डॉक्टर मेहता ने मनोज के उत्तर को सुने बिना दूसरे सदस्यों से कहा। एक अन्य सदस्य ने अपना हथियार मनोज पर आजमाया। फिर से एक सदस्य उनसे पूछते हैं कि आप हिंदी साहित्य में योग्य हैं, आपके पास हिंदी का लेक्चरर बनना अच्छा ऑप्शन है, पर जिले का प्रशासन टेक्नोलॉजी में माहिर लोग ही संभालें तो ही देश तरक्की करेगा। मतलब एक सदस्य फिर उनसे एक प्रश्न कहते हैं कि आप हिंदी साहित्य में योग्य हैं, आपके पास हिंदी का लेक्चरर बनना अच्छा ऑप्शन था, पर जिले का प्रशासन अगर कोई टेक्नोलॉजी में माहिर लोग संभालें
तो ही देश तरक्की करेगा। आप साहित्य वाले लोग थोड़ा सा सॉरी टेक्नोलॉजी वाले लोगों से बेहतर नहीं हो सकते, ऐसा उनकी मानसिकता थी। साहित्य टेक्नोलॉजी के सामने हाथ बांधे खड़ा था। इंग्लिश के बेकार गए हथियार की जगह दूसरा हथियार टेक्नोलॉजी मनोज पर चलाया गया। मनोज ने कुछ सेकंड सोचकर जवाब दिया, सर साहित्य का विद्यार्थी आपके विचार में जिला नहीं चला सकता, पर देश के प्रधानमंत्री इस समय एक साहित्यकार ही हैं। क्या उनकी योग्यता पर भी आपको संदेह है? मनोज ने कमरे में लगी देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की तस्वीर को इंगित करते हुए कहा। मनोज ने ग्वालियर में के एमएलवी कॉलेज के अपने सीनियर और भारत के प्रधानमंत्री को अपने पक्ष में खड़ा कर दिया। उन्होंने अपने साहित्य की तुलना वाजपेयी जी से कर दी कि वो भी एक साहित्य के विद्यार्थी थे और वो जब देश को चला सकते हैं तो मैं क्या एक जिले का प्रशासन नहीं चला सकता, ऐसा उन्होंने तुलनात्मक रूप से कहा। बुजुर्ग मेंबर ने उत्साहित होकर कहा, बहुत बढ़िया। इस बार उसका जवाब सुनकर बोर्ड के दूसरे सदस्य भी हतप्रभ रह गए। डॉक्टर मेहता भी भारत के प्रधानमंत्री को मनोज के समर्थन में खड़ा देखकर कुछ देर के लिए हिल गए। कुछ विचार करके डॉक्टर मेहता ने मनोज को जाने के लिए कह दिया। मनोज उठा और सबको नमस्कार करके बाहर जाने के लिए मुड़ गया। तभी मनोज को बीच में रोककर बुजुर्ग मेंबर ने मनोज से पूछा, तुम्हारा यह कौन सा अटेम्प्ट है? लास्ट अटेम्प्ट है सर, मनोज ने खड़े खड़े जवाब दिया। बुजुर्ग मेंबर ने फिर पूछा, यदि इस बार भी आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो आप क्या करेंगे? कुछ देर विचार करते हुए मनोज ने उत्तर दिया, स्वामी विवेकानंद का यह वाक्य हमेशा मुझे प्रेरणा देता है, उठो जागो और अपने लक्ष्य की प्राप्ति तक मत रुको। मैं अपने लक्ष्य की प्राप्ति तक रुकूंगा नहीं। मनोज को विवेकानंद केंद्र में बिताए दिन याद आ गए। उसने विवेकानंद को याद करते हुए बुजुर्ग मेंबर को जवाब दिया, क्या लक्ष्य है तुम्हारा? क्या आईएएस आईपीएस बनना तुम्हारा लक्ष्य नहीं है? बुजुर्ग मेंबर को उसका जवाब सुनकर आश्चर्य हुआ। इसी आश्चर्य से उन्होंने मनोज से पूछा, आईएएस आईपीएस शिक्षक लाइब्रेरियन ये सब जिंदगी के लक्ष्य नहीं हो सकते, होने भी नहीं चाहिए। ये तो लक्ष्य प्राप्ति के साधन मात्र हैं। वास्तविक लक्ष्य है इस देश की ईमानदारी से सेवा करना, फिर चाहे आईपीएस बना जाए या कुछ और। अपनी बात पूरी करके मनोज चुप हो गया। बोर्ड के सभी मेंबर चुप थे। बुजुर्ग मेंबर ने मुस्कुराकर मनोज को जाने के लिए कह दिया। मनोज सबको नमस्कार करके बाहर निकल गया। तो ये वाकया जो है लास्ट के इंटरव्यू का, इनके साक्षात्कार का मुझे काफ़ी प्रभावित किया, तो मैंने इसको हाईलाइट किया और इसको पूरा आपको पढ़ के सुनाया। ऐसे ही कई रोचक तथ्यों से भरी हुई है ये किताब। आप पढ़ेंगे इसको तो आपको वाकई में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, मैं ये आपसे दावे के साथ कह सकता हूँ। तो मेरा आपसे विनम्र अनुरोध यही है कि इस बुक को ज़रूर मंगाएं और देखें कि कैसे व्यक्ति अपने आप अपनी मानसिकता को बदल के कहाँ से कहाँ पहुँच सकता है। ठीक है, इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।